गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आप वर्तमान समय में जो न्यूज़पेपर है उसमें देख रहे होंगे कि भारत सरकार द्वारा जीएसटी 2.0 जीएसटी रिफॉर्म लागू किया गया है। उसके बाद से ही प्रतिदिन पक्ष और विपक्ष के द्वारा इस जीएसटी को लेकर तरह तरह के मंतव्य दिए जा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल कहता है कि ये सही नहीं है और केंद्र सरकार केंद्र सरकार अपने आंकड़ों के द्वारा बताती है कि ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म जो किया गया है ये कहीं न कहीं आम जनताओं के लिए है, आम जनताओं के लाभ को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। इस संदर्भ में हम लोग विशेष करके आज चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले मैंने बार-बार कहा हूँ, आप लोगों को मैं कहा हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का मेंस की तैयारी करनी है, किसी भी प्रश्न की मेंस की तैयारी करने है यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, तो आपको प्रीलिम्स बेस्ड जो आपको एनालिसिस है वो जरूरत है, यानी आंकड़ों की जरूरत है। आपको आंकड़ों के अध्ययन की जरूरत है और साथ ही साथ फैक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिना फैक्ट का इंफॉर्मेशन लिए आप मुख्य परीक्षा में अच्छी तरह से आंसर नहीं दे सकते हैं। सर्वप्रथम आज जो मेरा जीएसटी से रिलेटेड, मैं जीएसटी को लेकर लगातार एक सीरीज चलाऊंगा। जब तक कि आप इसको अच्छी तरह से समझ न जाएं तब तक मैं ये चलाता रहूंगा। अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से आपके समय इसको रखने का प्रयास करूंगा और आपको इजी से इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा। एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर पूरी तरह से एक अर्थव्यवस्था का विषय वस्तु है, अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में जीएसटी यानी एक टैक्स सिस्टम के तहत, पब्लिक फाइनेंस के तहत इसको पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत ही मैराथन क्लास होगी और जीएसटी का बेसिक फैक्ट से रिलेटेड प्रीलिम्स बेस्ड एनालिसिस यानी प्रीलिम्स बेस्ड एनालिसिस पीबीए के तहत मैं आपके समक्ष इसको लेकर आ रहा हूं। मैं डॉक्टर विद्यानंद चौधरी, स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका स्वागत करता हूं और मैं जीएसटी को लेकर आपके समक्ष महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 के बाद अप्रत्यक्ष कर ढांचे में किए गए सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। ध्यान दीजिएगा, मेरी कई क्लासों में आपने देखा होगा, मेरे वीडियो में देखा होगा, टैक्स दो तरह से होता है। टैक्स जो सिस्टम है, मैं एकदम बेसिक फैक्ट से आपको समझाने की बात कर रहा हूं, एक एक वर्ड को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के पश्चात अप्रत्यक्ष कर ढांचे में किए गए सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है वस्तु एवं सेवा कर का लागू करना या इसको इंप्लीमेंट करना। तो अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो टैक्स के जब हम लोग टाइप्स देखते हैं, टैक्स के जब प्रकार देखते हैं और प्रकार में हम देखते हैं कर के भार के आधार पर जब हम लोग टैक्स का डिवीजन करते हैं तो दो तरह से टैक्स होता है। एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। मैं यहाँ एक चीज बता दूं, छात्र मुझसे मैसेज कर रहे थे कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हैंडराइटिंग अच्छी तरह से बनाने का, और मैं आपको बता दूं मैं अपने बड़बोले नहीं बोल रहा हूं, मेरी हैंडराइटिंग कॉपी में अच्छी होती है, अच्छी आती है, लेकिन चूंकि यहाँ ये डिजिटल बोर्ड में चूंकि एक आपको इसको कहते हैं पेनटेप के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं उस तरह का, लेकिन पेनटेप के थ्रू मैं आपके समक्ष लिख रहा हूँ और ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, थोड़ा सा इसमें होती है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से लिखने का। और मैं आपको बता दूं मेरी हैंडराइटिंग उतनी भी खराब नहीं है। कर के भार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर उसको कहा जाता है यानी जिस व्यक्ति पर अगर कर लगाया जाता है वही व्यक्ति अगर उस कर का भुगतान करता है तो उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, डीटी। वहीं अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं? वैसे कर प्रणाली जिसमें जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वह व्यक्ति उस कर का ना भुगतान करके किसी दूसरे व्यक्ति पर कर का भुगतान करने के लिए शिफ्ट कर देता है, उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं यानी इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष कर जिसमें कर भार और
इम्पैक्ट ऑफ टैक्स यानी इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स यानी कर भार, और आपको कह सकते हैं उसको करापात और कर भार, यानी करापात और कर भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और अप्रत्यक्ष कर कहते हैं जिसमें करापात और कर भार अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसके कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के तहत ही ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसा टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अप्रत्यक्ष कर ढांचे में वस्तु एवं सेवा कर का इंप्लीमेंट करना कहीं न कहीं भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात कर सुधार के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसने जटिल कर प्रणाली को एकीकृत कर और सरल बनाकर देश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद की है, इसलिए इसे एक हम महत्वपूर्ण सुधारों में से एक मानते हैं। हम लोग देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर क्या है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है जो भारत में घरेलू खपत के लिए विक्रय की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। यह जो है, यह वस्तु एवं सेवा कर जो है मूल्य वर्धित कर प्रणाली यानी वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम पर आधारित है जो कि पूरे भारत में लागू है। यहां ध्यान दीजिएगा, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट मूल्य वर्धित कर क्या है, यानी जितना आप किसी वस्तु के परिष्करण करने के दौरान आप जितना उसमें वैल्यू एड करते हैं उतना ही वैल्यू एड के अनुसार ही आप टैक्स देते हैं, उसी को कहते हैं मूल्य वर्धित कर। आगे हम लोग इस वस्तु एवं सेवा कर कैसे कार्य करती है उसको हम लोग देखेंगे, वेट कीजिए आप लोग। इसका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इस वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करने वाले व्यवसाय द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है। हालांकि वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसका भुगतान कौन करता है, उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा इसको पेमेंट करने यानी उपभोक्ता कैसे पेमेंट करते हैं, वस्तु को खरीदते हैं तो प्राइस में ही वो इंक्लूड रहता है, लेकिन उसको उस टैक्स की जो राशि है उसको कौन चुकाता है, व्यवसायियों द्वारा सरकार को चुकाया जाता है। भारत में जीएसटी का इतिहास और विकास, इसके बारे में हम देखते हैं। 2003 में अप्रत्यक्ष कर कैलकट टास्क फोर्स ने एक व्यापक वस्तु एवं सेवा कर का उल्लेख किया जो मूल्य वर्धित कर के सिद्धांत पर आधारित है। 2003 में सबसे पहले कैलकट टास्क फोर्स यानी विजय कैलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर का उल्लेख किया है जो कि वैल्यू एडेड टैक्स के तहत थियरी पर यह काम करता है। वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में 1 अप्रैल 2010 तक राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। यानी सर्वप्रथम किस बजट में, किस वित्तीय वर्ष 2006-2007 के बजट भाषण में 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह टैक्स सिस्टम क्या था, जीएसटी टैक्स सिस्टम क्या था, एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम पर यह आधारित था। इसी उद्देश्य से 2014 में संविधान में 122वां संशोधन विधेयक पेश किया गया था। यानी वन नेशन वन टैक्स के तहत 2014 में संविधान में 122वां संशोधन विधेयक पेश किया गया है, इसी अप्रत्यक्ष कर को लाने के लिए, वन नेशन वन टैक्स एक राष्ट्र एक कर प्रणाली को लागू करने के लिए। संविधान के 122वां संशोधन विधेयक जो कि 2016 में हुई थी के तहत संविधान में 101वां संशोधन अधिनियम के रूप में इसे पारित किया गया था। अंततः वस्तु एवं सेवा कर पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गई है। तो ध्यान दीजिए, 2003 से ये शुरू हुआ और अंततः ये अपने इफेक्टिव रूप में कब आया, 1 जुलाई 2017 को आया। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लग रहा है। इसको हम लोग एक चार्ट फ्लो के तहत भी देख सकते हैं, देख लीजिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी देख सकते हैं। देख लीजिए, 2006 में अनाउंसमेंट टू इंट्रोड्यूस जीएसटी बाय 2010 से इसे इंट्रोड्यूस करने का, यानी कब, 2006 के बजट में ये प्रावधान किया गया। बजट भाषण में कहा गया कि इसका डेट है, आपको देख लीजिए, 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू करने का घोषणा किया गया। 2009 में फर्स्ट डिस्कशन हुआ इस पर। उसके बाद 2011 में 115वां अमेंडमेंट
इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया। 2013 में 3 कमिटी बनाया गया, इससे लेकर जीएसटी को लेकर 3 कमिटी बनाया गया। 2014 में देखेंगे तो 122वां संशोधन विधेयक पेश किया गया। 2016 में इसी को लेकर संविधान में 122वां बिल पास हुआ और अंततः 1 जुलाई 2017 से इसे लागू कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 से इसे लागू कर दिया गया। मार्च 2017 से इसमें काम हुआ और 1 जुलाई 2017 से इसे क्या हो गया, लागू कर दिया गया। और सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और आईजीएसटी इसे 4 वर्गों में, 4 घटकों में इसे बांटकर 1 जुलाई 2017 से इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आऊंगा सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, यूटीजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, मैं सब बताऊंगा। आगे हम लोग आते हैं। जीएसटी यानी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे क्या कहा है, नए भारत का एक मार्गदर्शक कानून बताया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रधानमंत्री ने नए भारत का एक मार्गदर्शक कानून बताया था या किनके बारे में कहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जीएसटी के बारे में ये वक्तव्य दिया गया था कि 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हो गई है। ये किस सिस्टम पर आधारित है, एकीकृत कर प्रणाली है, इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम है। ये है इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम है और ये वन नेशन वन टैक्स की प्रणाली पर यह आधारित है। संविधान में 100वां संशोधन अधिनियम 2016 पेश किया गया था। प्रशासन जो है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, वित्त मंत्रालय एवं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय दोनों इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। अगर हम देखेंगे इसकी उपलब्धि के बारे में देखेंगे, 1 जुलाई 2017 में इसे लागू किया गया था और अगर आज के डेट में देखेंगे तो वर्ष दर वर्ष यानी 2017, 2018 यानी प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि कितना हुई है, 9.4% जीएसटी के तहत हमारा इनकम में वृद्धि हुई है। और 2024-25 में देखेंगे 22.08 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इसे आप लोग एक चार्ट के द्वारा देख सकते हैं, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये आंकड़ा दिखाया गया, ये टेबल चित्र दिखाया गया है, देख लीजिएगा। इंडिया जीएसटी कलेक्शन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत आय संग्रह जो हुई है भारत का, वो 2020-21 में मात्र था 11.37 लाख करोड़ रुपया, जो कि अगले 5 वर्षों में बढ़कर कितना हो गया, 22.08 लाख करोड़ रुपया, यानी जस्ट डबल हो गया 5 इयर्स में। 11 था, उसका जस्ट डबल हो गया, देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं टैक्स के द्वारा, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के द्वारा जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के पश्चात अप्रत्यक्ष कर से भारत की जो आय है वह 5 सालों में 2 गुने बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपया 2024-25 में हो गया है। हम लोग देखते हैं जीएसटी की संरचना या घटक। ये डेस्टिनेशन बेस्ड उपभोग पर आधारित है, यानी जो अंतिम उपभोक्ता होती है वही इसका पेमेंट करता है, पेमेंट के आधार पर ये जीएसटी का काम होती है। सीजीएसटी कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है और आईजीएसटी अंतर राज्य आपूर्ति पर केंद्र द्वारा एकत्रित किया जाता है। सिंपल है। सीजीएसटी केंद्र सरकार
इकट्ठा करती है, एसजीएसटी राज्य सरकार इकट्ठा करती है, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ध्यान दीजिएगा सभी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीजीएसटी मैंने क्या कहा, सी फॉर सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी, और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी जो कि है केंद्र सरकार द्वारा लागू और एकत्रित किया जाता है, एसजीएसटी स्टेट द्वारा लागू और एकत्रित किया जाता है, आईजीएसटी जो है केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है और विशेष करके ये अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लागू होता है और ये पूरा का पूरा केंद्र सरकार एकत्र करता है और बाद में स्टेट का जो हिस्सा होता है वो इसे लौटा देता है। यूटीजीएसटी जो है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था तो कितने स्लैब थे, 5 स्लैब रखा गया था। टैक्स का स्लैब कितने थे, 5 स्लैब था, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी 0, 5, 12, 18 और 28। देख लीजिए ये 5 स्लैब थे, 0% मतलब निःशुल्क, उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। मुख्य स्लैब के अलावा 3 विशेष दरें भी थी। 5 स्लैब के अलावा 3 विशेष दरें थे, 3 स्पेशल रेट्स भी था। सोना चांदी हीरा आभूषण पर 3%, कटे एवं पॉलिश किए गए हीरे पर 1.5% और कच्चे हीरे पर 0.25%। यानी ध्यान दीजिएगा इन 5 स्लैब के अलावे 3 स्पेशल भी टैक्स लगाया गया था, विशेष दर था, वो था एक 3%, दूसरा था 1.5% और तीसरा था 0.25%। 3% सोना चांदी हीरा और आभूषण पर, कटे एवं पॉलिश किए गए हीरे पर 1.5% और कच्चे हीरे पर 0.25%। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर तंबाकू के उत्पादों, अल्कोहल पे, मोटर वाहनों जैसे कुछ सामानों पर अलग अलग दरों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया गया था, यानी सब टैक्स भी लगाया गया था। इस उपकर का उपयोग राज्यों को जीएसटी प्रणाली को अपनाने के परिणाम स्वरूप राजस्व में होने वाली हानि के भरपाई के लिए किया जाता है। यानी जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर क्यों किया गया था, ऐसा मानना था, राज्यों के द्वारा ऐसा तर्क दिया गया था। जिस समय जीएसटी को लागू करने की बात की गई थी उस समय प्रत्येक राज्यों के द्वारा यह बताया गया था कि हमें जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद हमें हानि होगी, इसीलिए सरकार ने उनके लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लागू लगाया था। ये टैक्स सिस्टम था जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, यानी जो जीएसटी अपनाएंगे उसके कारण राजस्व में जो राज्यों को हानि होगी उसकी भरपाई के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर था। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ध्यान दीजिए करों की दोहरी गणना से बचने के लिए क्रेडिट प्रणाली है। आगे हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बताएंगे। एक मोटे तौर पर यहां समझ लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। मान लीजिए सिंपल है, अगर किसी व्यक्ति ने इस जीएसटी के तहत एक बार टैक्स दे चुका है तो अगले बार जब वो टैक्स देने की बारी अगर कहीं उसकी आती है, ऐसे सिस्टम में पहले जो उसने टैक्स दिया है उसको माइनस करके जो एक्स्ट्रा ऐड होगा टैक्स में, टैक्स की राशि उसी को देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे, आप बने रहेंगे। जीएसटी का जितने भी वीडियो जाएंगे उसको देखेंगे तभी आपको लाभ मिलेगी। पेट्रोल डीजल शराब रियल एस्टेट के और कुछ हिस्सों में और बिजली को जीएसटी से बाहर रखा गया था, यानी 1 जुलाई 2017 में जब लागू की गई थी उस समय ये प्रावधानें थी। अब देखते हैं वस्तु और सेवा कर के लिए क्या संवैधानिक ढांचा हमारे संविधान में कहां कहां क्या क्या प्रावधान है उसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिल्म्स के लिए एकदम ध्यान दीजिए। मैं फिल्म्स बेस्ड एनालिसिस के तहत मैं आज का ये वीडियो लाया हूं, एकदम तरह से देखिए और इसका लाभ उठाइए। वस्तु एवं सेवा को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संविधान में 122वां संशोधन विधेयक वर्ष 2024 में संसद में पेश किया गया था। इस विधेयक को 2016 में संविधान के 101वां संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। यानी जीएसटी को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संविधान में
122वां संशोधन विधेयक वर्ष 2014 में पेश किया गया था और उसी के एवज में 2016 में संविधान में 101वां 101 संशोधन पारित किया गया था। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। संशोधन विधेयक संविधान में पेश किया गया था 2000 संसद में पेश किया गया था 2014 में और उसी विधेयक के लिए 2016 में संविधान के 101वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 2016 में। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संविधानिक जीएसटी के लिए संवैधानिक ढांचा में जो है उसमें है आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A और आर्टिकल 279A। 3 चीज ध्यान दीजिएगा, 246A, 269A और 279A। एकदम ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको देखिए। 246A, 269A और 279A, ये 3 चीज है। 246A, 269A और 279A। 246A क्या है? संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्तियां प्राप्त होगी, यानी कंकरेंट लिस्ट के तहत जीएसटी है 246A के तहत। यद्यपि संसद के पास वस्तुओं और सेवाओं के अंतर राज्य व्यापार के मामले में कानून बनाने की विशेष शक्ति रहेगी। यानी आप समझ लीजिए, आईजीएसटी जो है इस मामले में कौन होगा? संसद के पास विशेष शक्ति होगी कानून बनाने की। जबकि 246A के तहत एक होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, इन दोनों के लिए क्या है? राज्य विधानसभा और संसद दोनों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। आगे आते हैं 269A। ये क्या कहता है? अंतर राज्य व्यापार के मामले में जीएसटी को केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहण किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी आईजीएसटी के बारे में पुनः कौन सा है? आईजीएसटी के बारे में 269A भी है। ये कहता है कि आईजीएसटी का जो है, जब भी अंतर राज्य व्यापार के मामले में, यानी झारखंड और हरियाणा के व्यापार होगा, झारखंड और दिल्ली के बीच अगर किसी तरह का व्यापार होता है, ऐसी स्थिति में जो आएगा टैक्स जो होगा जीएसटी के तहत, उसको क्या नाम देंगे? आईजीएसटी। और आर्टिकल 269A के तहत क्या है? इसके केंद्र सरकार इसे लागू करेगी और इसका संकलन कलेक्शन कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। हालांकि वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के सिफारिशों पर कानून द्वारा निर्धारित तरीके से संग्रहित कर राजस्व को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग वित्त आयोग में पढ़ते हैं तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में, उसी के संबंध में यहाँ भी 269 यही कहता है कि आईजीएसटी का संकलन और लागू संकलन कौन करेगा? केंद्र करेगा, लेकिन जो भी राशि प्राप्त होगी उसे केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा जीएसटी काउंसिल के सिफारिश के अनुसार। 279 में यह भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है और इसकी संरचना और कार्यपालिका को परिभाषित करता है। आर्टिकल 279A क्या कहता है? राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो जीएसटी परिषद का गठन करेगा और उसकी संरचना और प्रणाली को, यानी फंक्शनिंग सिस्टम को क्या करेगा? डिफाइन करेगा। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 246A, 269A, 279A क्या है? जीएसटी को संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है। अब हम लोग देखते हैं कानूनी ढांचा। जीएसटी के लिए हमारे लॉज में भी मतलब इसको किया गया है, लॉज में भी इसका उल्लेख है, प्रावधान किया गया है। संविधान के 101वां संशोधन अधिनियम यानी 2016 में पारित हुआ था, उसके अनुसार वस्तु सेवा कर के लिए कानूनी ढांचे को परिभाषित करने के लिए संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियम पारित किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी राज्यों की क्षतिपूर्ति अधिनियम 217 और यूनियन टेरिटरी जीएसटी
2017 या इसको आप SGST भी बोल सकते हैं। देखिए 4 कानून भी परिभाषित हैं, किए गए हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017। साथ ही प्रत्येक राज्य ने अपना राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित किया है। ये अधिनियम मिलकर वस्तु सेवा कर को एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। आप इन्हें भी आप देख लीजिए। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है किन्हीं को। संविधान के 100वां संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद वस्तु सेवा कर के लिए कानूनी ढांचे को परिभाषित करने के लिए संसद द्वारा 4 एक्ट परिभाषित किया गया है। CGST एक्ट 2017, IGC एक्ट 2017, SGST यानी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 और UTGST 2017। आगे हम लोग आते हैं वस्तु एवं सेवा कर की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपूर्ति पर लागू, एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ओनली। GST व्यवस्था में कर योग्य घटना वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति है, न कि विनिर्माण, बिक्री या अन्य गतिविधियां। जब हम लोग सप्लाई करते हैं उस दौरान GST लगता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वस्तु और सेवा कर तभी लागू होता है जब वस्तु या सेवा की सप्लाई होती है, आपूर्ति होती है। पुरानी अप्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कर प्रणाली विभिन्न चरणों में लगाए जाते थे, जैसे विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल पे, इंपोर्ट पे। इससे करों का कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, यानी कर की ऊंची दरें वस्तुएं तथा सेवाएं अधिक महंगी हो जाती थी। कैस्केडिंग इफेक्ट को हम लोग इसको समझने के लिए आपको मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक गेहूं उत्पादन से लेके एक ब्रेड तक बनने के मैं बात करते हैं। मान लीजिए गेहूं, मान लीजिए कोई किसान है जो गेहूं को क्या किया, उत्पादन किया और इसे बेचा। तो 10 रुपया में अगर मान लीजिए किसी गेहूं को बेचा किसी दुकानदार को जो आटा बनाता है, वो क्या किया, आटा बनाया और उसे 15 रुपया में बेचा, प्लस उसमें जो टैक्स उसको देना पड़ा उसको मिला करके वो आगे बेचता। कहीं ना कहीं देखिए, यहां ध्यान दीजिए, हर जगह ये टैक्स दिए 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहां भी उसने टैक्स दिया। मान लीजिए सपोज यहाँ 2 रुपया दिया, यहाँ 3 रुपया दिया, यहाँ मान लीजिए 4 रुपया दिया। क्या होगा, 4, 3, 7 और 2, 9 रुपया हो गया। इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको आऊंगा GST कैसे काम करती है, एक टेबल है उसको मैं दिखाता हूं आपको, उसको दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। आगे है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं उसको कैसे इंप्लीमेंट होता है, मैं दिखा रहा हूं उसको कि आपको और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। GST कैसे काम करती है उसको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ देखिए, कैस्केडिंग इफेक्ट को अगर समझना है तो इसको देखिए पहले। जैसे मान लीजिए एक कुर्सी बनाई जा रही है, मान लीजिए कोई एक कुर्सी बनाई जा रही है, तो कच्चा माल बेचने वाला जैसे लकड़ी बेचता है और बढ़ई को 1000 रुपया में लकड़ी को वो बेच देता है। अगर उसमें 18% GST लगता है, 180 रुपया हो गया, यानी बढ़ई ने कितना भुगतान करेगा, 1180। क्लियर है। अब लकड़ी से कुर्सी बनाकर दुकानदार को बेचता है 2000 में, तो 2000 का 18% 360 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए देखा जाए तो इसने 180 रुपये का भुगतान कर चुका है, टैक्स दे चुका है। बढ़ई ने 180 रुपये का टैक्स चुका दिया है कितने समय, इसीलिए वो कितना रुपया देगा, केवल 180 रुपये जमा करेगा। और उसके बाद देखिए, जब बढ़ई निर्माता, बढ़ई जो है वो कुर्सी को दुकानदार को बेचता है, कितना में बेचेगा, वो 2000 में बेचता है। ठीक है। अब दुकानदार ग्राहक को कितना में बेचेगा, 3000 में। लेकिन ये जब 2000 जब वो खरीद रहा है, दुकानदार को बेचने के 2000 बेचता है, उसके पहले जो है
वो लकड़ी जो है बढ़ई जो है निर्माता 18% के हिसाब से 180 रुपया टैक्स दिया था, इसीलिए क्या होगा यहाँ केवल दुकानदार जो है 180 रुपया टैक्स देगा। उसी तरह से दुकानदार जब ग्राहक को बेचेगा 3000 में, वहां 540 18% यानी 18 540 रुपया टैक्स होगा। लेकिन चूंकि 360 रुपया ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है, इसलिए 180 रुपया होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं ये जीएसटी नहीं होता तो क्या होता, देख लीजिए, देखा जाए तो 540 रुपया ओवरऑल इसको टैक्स मिला, लेकिन यहां क्या होता, यहां अगर 360 रुपया अगर मान लीजिए जीएसटी लग जाता, तो दुकानदार को जब बेचता तो दुकानदार 360 रुपया एक्चुअली में देता। हालांकि इस 360 में से 180 रुपया के रूप में टैक्स मिल चुका है, नहीं होता तो क्या होता, 180 प्लस 360 प्लस 540। तो देख लीजिए कैस्केडिंग इफेक्ट में कितना होता, 8 6 14 4 18 180 रुपया टैक्स मिलता है, यानी प्राइस कितना बढ़ जाता देख लीजिए, यानी 1000 में 1080 रुपया डबल काउंटिंग भी होता और टैक्स के ऊपर टैक्स लगते जाता। तो कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है टैक्स के कारण, प्राइस भी आगे बढ़ता। इसके कारण प्राइस नहीं बढ़ा क्योंकि वो 3000 में ही वो बेच रहा है। ये हम लोग आते हैं, जहां से हम लोग आते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट तक हम लोग आए थे। कैस्केडिंग इफेक्ट होता था पहले, वो अब नहीं होगा। कहीं ना कहीं सप्लाई पर लगने के कारण क्या होगा, टैक्स जो है कम देना पड़ेगा। इस तरह से उत्पादक हो चाहे उपभोक्ता हो, दोनों को इससे क्या होगा, लाभ होगा। उत्पादक को क्या लाभ होगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। उपभोक्ता को क्या करना होगा, टैक्स कम देने के कारण उसका प्राइस जो है कम बढ़ेगा, यानी कम कीमत पर वस्तुओं को उपलब्ध होगा। उपभोग आधारित कर है, मूल आधारित कराधान के विपरीत गंतव्य आधारित उपभोग यानी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन पर आधारित सिद्धांत पर है। इसका भुगतान उस राज्य को किया जाता है जहां वस्तु और सेवाओं का अंततः उपभोग किया जाता है, न कि उस राज्य जहां उनका उत्पादन किया जाता है। ओके, दोहरी वस्तु एवं सेवा कर मॉडल, भारत ने एक दोहरी जीएसटी मॉडल को अपनाया है, जिसे केंद्र राज्य एक साथ एक सामान्य कर आधार पर लगाते हैं, कॉमन टैक्स बेस पर लगाते हैं। दोहरी वस्तु एवं सेवा कर मॉडल, ध्यान दीजिएगा, 4 घटक है, सीजीएसटी, जीएसटी, जीएसटी और आईजीएसटी। 4 घटकों के अनुसार ये 4 तरह का है, इसके घटक है जीएसटी के। कर दरों पर पारस्परिक निर्णय, सीजीएसटी, एजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी की केंद्र और राज्यों द्वारा परस्पर सहमति से निर्धारित की जाती है। इन दरों को जीएसटी परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित किया जाता है, यानी जीएसटी काउंसिल जो इन टैक्स दरों को जो बताती है, उसी को वो अधिसूचित करते हैं। मल्टीपल रेट्स है, यानी 0, 5, 12, 18 और 28। तो ये 5 स्लैब पर आधारित है। इसके अलावा 3 स्पेशल रेट भी है। एक है आपका 3%, 1.5% और 0.25%। इन अलग से विशेष दर भी है। छूट, निश्चित टर्नओवर तक के व्यवसाय को जीएसटी से छूट दी गई है। विभिन्न श्रेणियों के व्यवसायों के लिए छूट के लिए टर्नओवर सीमा इस प्रकार है, देख लीजिए। केवल वस्तु का लेन देन करने वाले व्यवसाय अगर है 40 लाख और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20 लाख अगर टर्नओवर होती है तो उसके लिए जीएसटी से छूट है। सेवाओं और वस्तुओं दोनों के लिए लेन देन अगर कोई करता है, वस्तु और सेवाओं दोनों का कोई लेन देन करने वाला कोई व्यवसाय है, तो 20 लाख तक का टर्नओवर होने पर जीएसटी से छूट है, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 10 लाख टर्नओवर पर छूट है। केवल सेवाओं का करता है 40 लाख टर्नओवर पर छूट है, जीएसटी पर छूट है। और अगर वस्तु और सेवाओं दोनों का लेन देन करने वाला कोई व्यवसाय है, पेशा है, उत्पादन है, व्यवसाय है, ऐसी स्थिति में 20 लाख रुपए तक का जीएसटी छूट है। जीएसटी के घटक 4 घटक हैं, ये सब आपको मैंने बता दिया है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सीजीएसटी, यह वस्तु और सेवाओं की अंतर राज्य यानी एक ही
इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट कहने का मतलब झारखंड राज्य के अंदर ही अगर वस्तुओं और सेवाओं को लेन देन हो रहा है, वैसी स्थिति में सीजीएसटी लगेगा। साथ साथ अंतर केंद्र शासित प्रदेशों, एक ही केंद्र शासित प्रदेश के भीतर होता है, इसे लगाया जाता है। इसे केंद्र सरकार लगाती है और एकत्र करती है और इसकी आय केंद्र सरकार के पास होती है। यानी सीजीएसटी के तहत संग्रहित कर की राशि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की होती है। यह राज्य जीएसटी के साथ साथ राज्य के भीतर प्रत्येक लेन देन पर लागू होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए झारखंड राज्य के भीतर ही ए और बी के बीच कोई लेन देन होता है, यहां एक साथ सीजीएसटी और एजीएसटी लगेगा। यानी मान लीजिए 18% जीएसटी है, 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी लगेगा। 9% सीजीएसटी सीधा का सीधा केंद्र सरकार का राशि होगा, ये 9% जो एसजीएसटी है वो सीधा का सीधा राज्य सरकार का राशि होगा। एक विशेष वस्तु या सेवा के लिए पूरे देश में समान दर पर लागू होगा। यदि आप अपने शहर के किसी दुकान से शर्ट खरीदते हैं तो बिल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाए जाएंगे। इनमें से सीजीएसटी जो होगा केंद्र सरकार द्वारा लगाया और उसे रखा जाएगा, उसका लेवी एंड कलेक्टेड किया जाएगा। एसजीएसटी जो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक ही राज्य के भीतर जब होती है तो एसजीएसटी लगाया जाता है। इसे लगाया, लेवी और एकत्र करने का काम राज्य सरकार का होता है। इससे जो भी आय की प्राप्ति होती है वो पूरी की पूरी राज्य सरकार की होती है। प्रत्येक अंतर राज्य लेन देन सीजीएसटी के साथ लागू होगा। यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के दौरान सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ ही लागू होती है। हालांकि एक विशेष वस्तु या सेवा के लिए इसकी दर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए, मान लीजिए हमारे झारखंड राज्य में एसजीएसटी जो है वो हो सकता है 6%, लेकिन इसी वस्तु का जो झारखंड राज्य में उत्पादित हो रही है अगर हरियाणा के केस में हरियाणा स्टेट में जाएगी तो हो सकता है वहां 7% रखा जा सकता है। यानी एक विशेष वस्तु या सेवा के लिए इसकी दर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती है, जबकि सीजीएसटी पूरे देश में प्रत्येक राज्य में एक होगी। केंद्र शासित वस्तु एवं सेवा कर यूनियन टेरिटरीज में ये लगाया जाता है। इसे लागू करने और एकत्रित करने का काम केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन करती है और इसे प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में सीजीएसटी के साथ एक साथ लागू होती है। और यह भी उसी तरह का है, एक केंद्र शासित प्रदेश में इसकी कर की दर अलग होगी, विशेष होगी, जबकि दूसरे अगर वो शासित प्रदेश का उत्पाद है लेकिन अगर वो दूसरे राज्यों में जाती है तो वहां भिन्न हो सकती है। हम लोग आते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह वस्तुओं और सेवाओं के अंतर राज्य दो अलग अलग राज्यों के बीच आपूर्ति पर लगाया जाता है। यानी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर इसे लगाया जाता है। यानी झारखंड से कोई वस्तु अगर हरियाणा जाएगी, झारखंड से कोई वस्तु महाराष्ट्र जाएगी, ऐसी स्थिति में आईजीएसटी की बात होगी। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, एकत्र किया जाता है, लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द income earned or revenue earned by from the IGST is distributed among the central and state, which is decided by the GST Council. Okay, दूसरे शब्दों में यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक संयुक्त रूप से कार्य करता है। ये तो मैंने बता ही दिया अभी। अंतर राज्य अंतर केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी के स्थान पर आईजीएसटी लगाया जाता है। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। एक विशेष वस्तु या सेवा के लिए पूरे देश में एक समान दर से लागू होगी। यदि किसी अन्य राज्य के ऑनलाइन रिटेल से पुस्तक मंगाते हैं तो सीजीएसटी या जीएसटी या यूटीजीएस के स्थान पर सीधे का सीधे आईजीएसटी लगाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वस्तु अगर हम दिल्ली से मंगाते हैं ऑनलाइन तो वहां आईजीएसटी की बात होगी। कहना चाह रहा है ये सेंटेंस, चार्ट के द्वारा भी मैंने बना दिया, इसको देख सकते हैं। सीजीएसटी अंतर राज्य अंतर केंद्र शासित प्रदेश में लेन देन के समय कलेक्टेड
कलेक्टिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार है, इसका पूरा का पूरा राशि केंद्र सरकार की होगी। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अंतर राज्य लेन देन, राज्य सरकार इसका कलेक्टिंग अथॉरिटी होगी। राशि जो होगी आय की प्राप्ति होगी संबंधित राज्य की होगी। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की होगा, अंतर केंद्र शासित प्रदेश लेन देन, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इसका कलेक्टिंग अथॉरिटी होगा, और इसकी राशि जो होगी आय की प्राप्ति होगी संबंधित केंद्र शासित प्रदेश को होगा। और आईजीएसटी जो होगा अंतर राज्य अंतर केंद्र शासित प्रदेश के तहत होगा, और इसे कलेक्टिंग अथॉरिटी कौन है? केंद्र सरकार है, लेकिन प्राप्त राशि और आय को केंद्र राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। आगे हम लोग आते हैं जीएसटी का समग्र गठन, ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ जीएसटी। लेन देन का प्रकार जीएसटी, अंतर राज्य लेन देन, इंट्रा स्टेट देख लीजिए, इंट्रा स्टेट की जब भी बात होगी सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। इंट्रा यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, और अंतर राज्य या अंतर केंद्र शासित प्रदेश में आईजीएसटी तो मैंने बता ही दिया है। आगे हम लोग आते हैं जीएसटी के अंतर्गत समाहित अप्रत्यक्ष कर, यानी जीएसटी आने के बाद किन किन करों को मिला करके जीएसटी बनाया गया है। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट टैक्स जो राज्य अप्रत्यक्ष कर थे, राज्य अप्रत्यक्ष कर, और केंद्र सरकार के जो केंद्र के जो अप्रत्यक्ष कर थे, अप्रत्यक्ष कर, उन दोनों को मिला करके जीएसटी बना है। तो देखिए सेल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये सभी स्टेट टैक्स था। सेंट्रल टैक्स में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनल एंड ट्रेडिशन, इन सबको मिला करके जीएसटी बन गया है। तो ये चित्र दिख रहा है, ये जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये डायग्राम बनाया गया था, उसी को मैं लाके यहाँ दिखा रहा हूँ। इसको अब हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में देख लेंगे। जीएसटी के अंतर्गत शामिल केंद्रीय कर, केंद्र के कौन कौन से कर हैं अप्रत्यक्ष कर जिन्हें हम लोग जीएसटी में शामिल किए हैं? तो सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय प्रसाधन सामग्री पर उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व की वस्तुओं और उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, कपड़ा उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित केंद्रीय अधिशुल्क और उपकर, इन सभी को मिला करके जीएसटी बना गया है। अब ये कर नहीं अपने व्यक्तिगत नामों से जाने जाएंगे, वे सभी जीएसटी के तहत समाहित हो गए हैं। उसी प्रकार जीएसटी के अंतर्गत राज्य के कौन कौन से कर को शामिल किया गया था? वैट या बिक्री कर, सेल टैक्स, परचेज टैक्स, मनोरंजन कर, विलासिता कर, चुंगी शुल्क, प्रवेश कर के अन्य सभी रूप, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ पर कर, मंडी टैक्स, विज्ञापनों पर कर, और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित राज्य अधिशुल्क और व्यापार, यानी इन सभी को केंद्र सरकार के कर और राज्य सरकार के कर को मिला करके जीएसटी बना दिया गया है। इसीलिए इसको कहा गया है एकीकृत टैक्स सिस्टम, इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम क्या है? जीएसटी है। हालांकि जीएसटी के तहत कुछ टैक्स को एग्जेम्प्टेड रखा गया है, ये कर जीएसटी में शामिल नहीं है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, उपकर, मोटर वाहन कर, स्टाम्प शुल्क, शराब पर उत्पाद शुल्क, पेट्रोलियम उत्पाद पर उत्पाद शुल्क और पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट, ये जो है आपको तंबाकू उत्पादों पर वैट, एंटी डंपिंग शुल्क और सुरक्षा शुल्क, और स्थानीय निकाय द्वारा लगाया गया टोल टैक्स और मनोरंजन कर, इन टैक्स ध्यान दीजिएगा ये जीएसटी में शामिल नहीं है। जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा इन टैक्स को जीएसटी में इंक्लूड नहीं है। आगे हम लोग आते हैं जीएसटी, ये 279 क्या है, जिसमें जीएसटी काउंसिल बनाने का राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, ये तो अब हमने बता दिया था संवैधानिक ढांचे में। तो अब हम लोग आते हैं वस्तु एवं सेवा कर के लाभ। ध्यान दीजिएगा अभी जो हम बात कर रहे हैं बेसिक जीएसटी के बात कर रहे हैं, मैं अभी जीएसटी 2.0 टैक्स रिफॉर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बेसिक जीएसटी से रिलेटेड बात कर रहा हूं। हम लोग आते हैं वस्तु सेवा कर के लाभ। वस्तु एवं सेवा कर के समग्र लाभ, एक समान राष्ट्रीय बाजार का निर्माण होगा, क्योंकि टैक्स एक होगा, केंद्रीय राज्यों को एकल कर में मिलाकर मैंने समान राष्ट्रीय बाजार के निर्माण के लिए एक कर का निर्धारण कर दिया गया है। अभी हम लोग देखे थे कैस्केडिंग इफेक्ट, जो टैक्स है उसका वो कम होगा,
भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। अप्रत्यक्ष करों की दर कम होने से भारतीय उत्पाद घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने देखा था 540 रुपया जीएसटी में कलेक्शन हुआ, जबकि अगर जीएसटी नहीं होता तो कितना होता, 1080 रुपया टैक्स कलेक्शन होता। जब 1080 रुपया टैक्स लगता तो वस्तु का प्राइस भी बढ़ जाता, और वस्तु का प्राइस बढ़ने से वस्तु महंगा हो जाता, और महंगा होने से वस्तु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकता था। जीएसटी आने से कहीं न कहीं वस्तु की कीमतों में कमी आई है, क्योंकि टैक्स के रूप में कम भुगतान करना पड़ रहा है। इससे क्या होगा, वस्तु की कीमत कम हुई है, और भारतीय उत्पाद घरेलू ही न केवल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ये वस्तु एवं सेवा कर का लाभ है। हम लोग देखते हैं व्यापारियों और उद्योग के लिए लाभ। तो व्यापारी उद्योग के लिए क्या लाभ, आसान लागू करना है, दरों संरचनाओं में एकरूपता है और उन्नत प्रतिस्पर्धा होगा। साथ ही साथ व्यापारियों को अब कैस्केडिंग इफेक्ट के तहत अधिक कर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो आईटीसी के तहत, आईटीसी टैक्स क्रेडिट के तहत, है ना, इंटीग्रेटेड टैक्स क्रेडिट के तहत वे क्या कर सकते हैं, जो टैक्स का भुगतान वो पहले कर चुके हैं उसको माइनस करने के बाद शेष राशि को ही वो टैक्स के रूप में देंगे। कहीं न कहीं व्यापारियों को भी लाभ है। केंद्र और राज्य सरकारों को लाभ, ये इसके बारे में हम लोग डिटेल बाद में बात करेंगे। उपभोक्ताओं को जीएसटी लाभ, कर की बोझ में कमी होगा, और कर की साथ ही साथ क्या होगा, वस्तु की कीमत कम होगी, उपभोक्ताओं के लाभ। राज्यों के लिए क्या होगा, राज्यों के लिए जीएसटी के लाभ, कर आधार का विस्तार होगा, आर्थिक सशक्तिकरण होगा, निवेश बढ़ेगा और अनुपालन बढ़ाना आसान होगा। ये उसके लाभ का जो चित्र बनाया गया था जब हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट किए थे, देख लीजिएगा, इजी कंप्लायंस है, इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी है, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स स्ट्रक्चर, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन, रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाभ जीएसटी के दिखाए गए हैं, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी को क्या मिलेगा, बूस्ट होने में, इकोनॉमी को बढ़ावा होने में मदद मिलेगा। हालांकि जीएसटी के समय चुनौतियां थी। वस्तु एवं सेवा कर के गंतव्य आधारित होने के कारण विनिर्माण करने वाले राज्यों को बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि होगी, ऐसा अनुमान था। पूर्व में आरोपित किए गए कई करों से जमा किए गए राजस्व के स्तर से संतुलित करने के लिए इसने कुछ वस्तुओं पर उच्च कर दर की संभावना को जन्म दिया, इसलिए राजस्व तटस्थ दर अधिक है। जीएसटी के कारण राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता में कमी आएगी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए कहा गया है राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता में कमी आएगी। बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा जीएसटी के तहत पंजीकरण की आवश्यकता पर चिंता जताई गई है। एसजीएसटी और सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का पार यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, केवल अंतरराज्य वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति के मामले में अपवाद है। ध्यान दीजिएगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी को हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, केवल किसको कर सकते हैं, आईजीएसटी को ही हम लोग कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ये क्रॉस यूटिलाइज का जो है आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें कहीं ना कहीं ये बाधाएं अब होगी, ये देखा जा रहा है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हम लोग देखेंगे तो इस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे। आगे हम लोग आते हैं राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने के लिए। देखिए अधिनियम 2017 में दिया गया है। क्या अधिनियम था देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए राज्यों को जीएसटी लागू होने के पश्चात जो टैक्स के तहत उनको जो हानि होगी, लागू होने से जो हानि होगी, उसे गणना कैसे किया जाएगा। 2015-16 के आधार वर्ष से वार्षिक 14% की वृद्धि दर का अनुमान के पश्चात अनुमानित राजस्व के बीच के अंतर पर आधार पर की गई है। यानी मान लीजिए 14% की वृद्धि दर से अगर मान लीजिए किसी राज्य को 1000 रुपया का लाभ होता, और अगर जीएसटी लागू होने के पश्चात नहीं हो पाया तो मान लीजिए उसको 400 रुपया का ही लाभ हो पाया, तो वो 600 रुपया जो है उसको क्या दिया जाएगा, क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाएगा। ऐसा आपका इस जीएसटी मुआवजा के तहत प्रावधान था। हम लोग देखते हैं, निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं वस्तु और सेवा कर जीएसटी निसंदेह रूप से भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक क्षण चिन्हित है, और कहीं न कहीं वन नेशन वन टैक्स सिस्टम के तहत इसे लागू किया गया है, और ये क्या है, सप्लाई बेस्ड है।
इसीलिए कहीं न कहीं इसके फायदे हैं, दूरगामी इसके लाभ हैं। वर्तमान जिस समय इसे 2017 में लागू किया गया था, हालांकि उस समय इसमें कुछ कमियां और चिंताएं व्यक्त की गई थी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकास कर रही है और चुनौतियों के समाधान करने और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए जीएसटी के ढांचे को ठीक करके अगर हम काम करें और जीएसटी काउंसिल जो है वो अच्छी तरीके से राज्यों के हितों को भी ध्यान करते हुए नियम का प्रतिपादन करें, तो कहीं न कहीं जीएसटी हमारे लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी उद्देश्य से 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था। तो मुझे लगता है जीएसटी से रिलेटेड जो भी मैंने बातें की है वो आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग आते हैं जीएसटी कैसे कार्य करती है, उसको हम लोग एक टेबल के थ्रू देखते हैं। इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक लकड़ी है, इससे अंततः क्या बनता है? कुर्सी बनता है। तो लकड़हारा, यानी जो लकड़ी काटने का काम करता है उसको लकड़हारा कहेंगे। लकड़हारा से लकड़ी कौन लेता है? बढ़ई लेता है। बढ़ई क्या बनाता है? इसको कुर्सी का रूप देता है। इसको बेचता है? व्यापारी को बेचता है। इतने चीजों का आपने समझ गया होगा। मान लीजिए लकड़हारा बढ़ई को 1000 रुपया में बेचता है। लकड़हारा ने बढ़ई को कितने रुपया में बेचा? लकड़ी 1000 रुपया में बेचा। ध्यान दीजिएगा, बेचा। बेचा, अगर मान लीजिए 18% जीएसटी है तो 1000 का 18% कितना होगा? 180 रुपया होगा। 180 रुपया का भुगतान कौन करेगा? बढ़ई करेगा। ठीक है, यानी बढ़ई उसको कितना रुपया में बेचेगा, तो खरीदेगा? 1180 रुपया उसका प्राइस होगा। ध्यान दीजिएगा इसको। लकड़हारा ने जब 1000 रुपया में बढ़ई को बेचेगा तो बेचने पर 18% का जीएसटी लगेगा। 18% का जीएसटी लगने से 1180 रुपया का भुगतान कौन करेगा? बढ़ई करेगा। बढ़ई कुल भुगतान 1180 रुपया करेगा। देखिएगा उसमें प्राइस लिखा हुआ रहेगा 1000 और विथ जीएसटी 18% लिखा रहेगा। इस तरह से आपको 1180 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, बढ़ई को करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, जब बढ़ई जो है वो कुर्सी बनाता है, ठीक है, दुकानदार को बेचता है। व्यापारी जो आके क्या बेचेगा? ग्राहक को बेचेगा। यहां मैं छूट गया था, ग्राहक। तो बढ़ई जो है कुर्सी बनाता है और दुकानदार को या व्यापारी को वो कितना में बेचता है? 2000 में बेचता है। तो 2000 का जीएसटी 18%, लकड़ी पर जीएसटी 18% अगर है तो 360 रुपया होगा। और दुकानदार कितना रुपया पेमेंट करेगा? 2360 रुपया। लेकिन इस 2360 रुपया में से जो 180 रुपया टैक्स लगा है, 360 रुपया में 180 रुपया जो टैक्स लगा है वो ऑलरेडी वो किस दे चुका है? कौन दे चुका है? बढ़ई ने भुगतान कर चुका है। इसीलिए बढ़ई पहले ही लकड़ी पर 180 जीएसटी दे चुका था। बढ़ई सरकार को सिर्फ कितना देगा? केवल 180 रुपया जमा करेगा। यानी 360 माइनस 180, यानी क्या करेगा? वो 180 रुपया जमा करेगा सरकार के खाते में। आइए, दुकानदार 3000 रुपया में बेचा, सॉरी, ग्राहक को दुकानदार ने 3000 रुपया में बेचा, उसको 18% के हिसाब से 540 रुपया होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दुकानदार अब सरकार को कितना चुकाएगा? क्योंकि दुकानदार ने पहले से ही 360 रुपए का जीएसटी दे चुका है, इसलिए सरकार को अब केवल 180 रुपया चुकाएगा। यानी 540 माइनस 360 इक्वल टू 180 रुपया वो चुकाएगा। यहां तो कोई डाउट नहीं है किसी को। तो अंतिम परिणाम में अगर देखेंगे 180 और 180 यानी 540 रुपया इसका जो
टैक्स होगा, यानी उपभोक्ता अंतिम भार उपभोक्ता उठाएगा जरूर, लेकिन सरकार को भुगतान अलग अलग व्यक्तियों द्वारा 180 रुपया, 180 रुपया और 180 रुपया दिया जाएगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। जीएसटी के प्रकार, सीजीएसटी, ये सब सभी आपको पता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एक केंद्र सरकार को जाता है, राज्य सरकार को जाता है, और ये केंद्र राज्यों में बांटा जाता है। जब एक ही राज्य में इंट्रा स्टेट होता है तो कुल जीएसटी सीजीएसटी प्लस एसटीसी बराबर हिस्सों में बटेगा, यानी 18% जीएसटी है तो 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा। अलग अलग राज्यों में होता है तो कुल जीएसटी को आईजीएसटी कहते हैं, पूरा केंद्र को जाता है और बाद में राज्यों में इसकी बंटवारा होती है। इसी राज्य के भीतर देख लीजिए, मान लीजिए दिल्ली में कोई एक दुकान है और वही ग्राहक वहीं का है, दिल्ली का ही ग्राहक है, सामान की कीमत अगर 10,000 है तो जीएसटी 18% पे 1800 रुपया लगेगा, 9% 900 रुपया जो होगा ग्राहक चुकाएगा 1180 रुपया, और केंद्र सरकार को 900 मिलेगा और राज्य सरकार को 900 मिलेगा। वहीं अगर मान लीजिए अलग राज्यों के बीच है, दिल्ली का दुकानदार है और हरियाणा के ग्राहक को बेचता है, तो टैक्स तो आईजीएसटी 18% के हिसाब से 1800 रुपया ही होगा, ग्राहक 11,800 रुपये चुकाएगा, राज्यों के बीच बंटवारा करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही राज्य में टैक्स आधा केंद्र को आधा राज्य को, और दो राज्यों के बीच पूरा टैक्स पहले केंद्र को फिर वो बंटता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से राज्यों का हिस्सा कितना होगा वो डिसाइड होगा जीएसटी काउंसिल के प्रावधानों के अनुसार, सिफारिशों के अनुसार होगा। जबकि एक ही राज्य में जब होगा तो टैक्स आधा आधा बढ़ जाएगा, जैसे 900 1800 में से 900 केंद्र को और राज्य को 900। वहीं अगर ये जो आईजीएसटी के मामले में बात करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई के बीच बात करेंगे, 1800 जो है पूरा का पूरा केंद्र को जाएगा। इसमें केंद्र का हिस्सा कितना होगा और राज्य का हिस्सा कितना होगा, ये जीएसटी काउंसिल के सिफारिश के कानून के आधार पर यह डिसाइड होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जीएसटी 2.0 जीएसटी रिफॉर्म है। नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.0 रिफॉर्म जो है वो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू है। ये वन टैक्स वन सिस्टम के तहत है, और ये जो है सप्लाई बेस्ड टैक्स है। ये वैल्यू एडेड टैक्स सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही साथ ये जो है इसको संवैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए 246 से 2 संवैधानिक ढांचा देख लीजिए, 246 269 और 279 इसका क्या है, संवैधानिक ढांचा है। एक चीज यहां और मैं बता दूं कि भारत का पहला राज्य जिसने जीएसटी को अपनाया था, लागू किया था, है असम। तो ये ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला राज्य जो है जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था वो है असम। असम उसने किया था 12 अगस्त 2017 को जीएसटी को अपनाया था, जबकि पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को अपनाया था। भारत असम जो है पहला राज्य है जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था अपने राज्य में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के 4 घटक हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी, जीएसटी और आईजीएसटी। ये ध्यान देंगे। आईटीसी एक कंसेप्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम क्या है इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग बाद में, लेकिन इतना जान लीजिए, अगर किसी ने टैक्स दे दिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत, तो वो उस राशि को माइनस करा सकता है दूसरे टैक्स को चुकाने में। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास 100 है, अगर मान लीजिए मेरा सीजीएसटी के तहत अगर हम चाहेंगे, तो मान लीजिए कोई और हमको टैक्स देना है, उसमें हमको 50 रुपया टैक्स में देना है, तो केवल हम 100 है तो क्या करेंगे, हम 50 रुपया यहां से
माइनस कर सकते हैं, यानी हमको 50 रुपया इनपुट टैक्स क्रेडिट में अभी भी मेरे पास 50 रुपीज का अमाउंट बचा हुआ है, उसको हम कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल समझिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम क्या है, एडजस्टमेंट के बारे में बात करती है। ये चीज आपने जान लिए होंगे। 246, 269 और 279 ए ये याद कर लेंगे, जरूरत है। और 101वां संविधान अधिनियम, संशोधन अधिनियम जो है 2016 में पेश हुआ था, और विधेयक जो था 2014 में संविधान 122वां संशोधन विधेयक जो है 2014 में लागू किया गया था, और 2016 में उस संविधान में संशोधन अधिनियम पेश किया गया था। ये देख लेंगे जीएसटी कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, इसके बारे में है। और भारत को जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के दौरान अगर देखेंगे 2020 के बाद 2024-25 में कितना परसेंट की लाभ हुई है, कितना आय की प्राप्ति हुई है, 22.08 लाख करोड़ रुपए की, यानी पिछले 5 सालों में हमने 2 गुना क्या किया है, टैक्स से कलेक्शन प्राप्त किया है, 2 गुना। और प्रति वर्ष देखेंगे 9.4% वर्ष दर वर्ष इसमें वृद्धि दर दर्ज की गई है। आई थिंक मुझे लगता है जीएसटी से रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रीलिम्स बेस्ट एनालिसिस के तहत हमने बहुत सारे जानकारी आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। आगे हम लोग जीएसटी से रिलेटेड अभी जो सेकंड रिफॉर्म किया गया उसके बारे में देखेंगे। जीएसटी से लाभ है, हानि है, क्या इसको जीएसटी 2 रिफॉर्म आने के बाद राज्यों को क्या फायदा होगा, को क्या फायदा होगा, उपभोक्ता को क्या फायदा होगा, उत्पादों को क्या फायदा होगा, सबके बारे में